नमस्ते बच्चों। हम अपना इकाई 13 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। हमने आपको पिछले कक्षा में क्या क्या बताया। हमने आपको पिछले कक्षा में बताया भोजन की आवश्यकता, भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है ना। फिर भोजन का खराब होना, किस तरह से भोजन या भोज्य पदार्थ किस तरह से खराब हो जाते हैं। उसके बाद हमने बताया भोजन के परिरक्षण की विधियों के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम आपको रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग के बारे में अभी हम क्या करेंगे, हम चर्चा करते हैं। तो कुछ रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ भी सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति से रोकते हैं। जैसे अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं, तो हम थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं। पहले आप इसको नाम को देखिएगा। सोडियम मेटा बाइसल्फेट सल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, फिर पोटेशियम, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम। अगला देखते हैं सोडियम। इन सब नामों को आप क्या कीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सोडियम बेंजोएट, सिरका। ठीक है, तो ये सभी ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो क्या करते हैं, जो भोजन में सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त नमक, शक्कर, खाद्य तेल आदि का उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों के संरक्षण में करते हैं। जैसे कि अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, टमाटर टमाटो सॉस है ना, टमाटर का सॉस आदि क्या करते हैं हम लोग, नमक व शक्कर का उपयोग, यानी आदि को हम क्या करते हैं, इन सब में नमक का उपयोग होता है, शक्कर का उपयोग होता है, तेल का उपयोग होता है, जिससे कि सूक्ष्म जीवों के उत्पत्ति को या उत्पन्न होने को रोकती है। और नमक व शक्कर का उपयोग जो है सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से जल का क्या करता है, निष्कासन कर देता है। ठीक है, जो नमक व शक्कर है ये जो है सूक्ष्म जीवों के कोशिकाओं से जल का निष्कासन कर देता है, जिससे क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, जैसे कि कच्चे आम, आंवला, नींबू, गोभी, गाजर आदि का आप देखा होगा, जब आपकी मम्मी अचार बनाती है बहुत स्वादिष्ट लगता है ना। तो जब ये सब अचार बनाने के लिए नमक का, सिरके का, तेल का आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नमक कौन कौन से देखे हमने, नमक का, सिरके का, है ना। कौन कौन सा देखा है हमने, नमक का, सिरके का, और जो है किसका उपयोग करते हैं, जिससे कि क्या अचार में, जैसे कि आपकी मम्मी जब अचार बनाते हैं तो आप उनसे पूछ के देखिएगा कि आप उनमें ऐसे कौन कौन सी सामग्री डालते हो जो इसको खराब होने से रोकती है। तब वे आपको क्या बताएंगे, वे क्या क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, है ना। क्या क्या डालेंगे, नमक डालते हैं, नमक डालते हैं, फिर क्या डालते हैं, सिरका। ठीक है, नमक डालते हैं, फिर किसका इस्तेमाल करते हैं, सिरके का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नमक का इस्तेमाल करते हैं, सिरके का इस्तेमाल करते हैं।
तेल का इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीजों से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उन सब की जो वृद्धि है वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को आप याद कर लीजिएगा और इन सब नामों को क्या कीजिएगा, आप लिख कर आइएगा। फिर उसके बाद जो है डिब्बा बंदी। फिर क्या करते हैं, अगला जो है, अगला कौन सा है, डिब्बा बंदी। ठीक है, यानी डिब्बे में बंद करके रखते हैं, डिब्बा बंदी, जिसे हम लोग कैनिंग भी बोलते हैं, कैनिंग, यानी कैनों में बंद करके रखते हैं, डिब्बों में बंद करके रखते हैं। तो अनेक भोज्य पदार्थ जो होते हैं क्या करते हैं, जो अनेक भोज्य पदार्थ है, जैसे कि मटर है, फिर अनानास है आदि, क्या है, प्राकृतिक रूप से इस विधि के द्वारा वायुरुद्ध, यानी जो जिसमें वायु नहीं घुस पाती है, घुसपैठ कर पाती है, ऐसे डिब्बों में बंद करके संरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा डिब्बा बंदी से भी क्या करते हैं, भोजनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर जो है अगला जो तरीका है वो है पाश्चुरीकरण। ठीक है, पाश्चुरीकरण। तो इसमें क्या होता है, अगला तरीका क्या देखा हमने, पाश्चुरीकरण। इस विधि में दूध को पहले आधे घंटे तक क्या करते हैं, जैसे कि दूध को पहले आधे घंटे तक कितने, 63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 63 जो है, दूध को क्या करते हैं 63 डिग्री सेल्सियस में, या फिर क्या करते हैं 15 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड। ठीक है, 15 सेकंड के लिए कितना, 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ठीक है, उसके तुरंत बाद ही क्या करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस तक उसे क्या करते हैं, ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद कर ठंडे स्थान में क्या करते हैं, उसका भंडारीकरण करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे तरीके देखे। अब जो है भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए हम देखते हैं हम लोग क्या क्या उपाय करते हैं। ठीक है, जो भोजन है उसके गुण को बरकरार रखने के लिए जो जो उपाय कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए हमें उन सब के लिए, जो भोजन का गुण नष्ट ना हो। भोजन की गुणवत्ता, ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भोज्य पदार्थों को आवश्यकता से अधिक ना पकाए। तो क्या नहीं करना चाहिए, ज्यादा पकाना नहीं चाहिए। ठीक है, पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ज्यादा पकाने से उसकी सारी गुणवत्ता क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हमें भोजन को क्या करना चाहिए, अधिक समय तक नहीं पकाना चाहिए। अधिक समय तक पकाने से उसके सारे पोषक नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि दाल को अगर आप अधिक देर तक पकाओगे तो दाल में क्या होती है, हमने आपको बताया था, प्रोटीन है ना, तो सब प्रोटीन क्या होता हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर क्या करना चाहिए, जो गेहूं के आटे की चोकर ना निकाले, क्योंकि क्या होता है, हम लोग बुरी तरह से छान छान के क्या करते हैं, उसके सारे चोकर निकालते, तो इस तरह से क्या है, उसकी ज्यादा चोकर, हमें चोकर को नहीं निकालना चाहिए। क्यों, क्योंकि चोकर ना निकाले। ठीक है, तो गेहूं सब जब छानते हैं तब क्या है, उसमें से हम लोग थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बुरी तरह से उसमें से क्या नहीं करना चाहिए, चोकर ना निकाले, क्योंकि चोकर में विटामिन पाए जाते हैं। और मैदा गेहूं का छिलका अलग करके बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैदा से बनी वस्तुएं क्या होती है, मैदे से बनी हुई वस्तुओं को जितना हो सके उतना परहेज करना चाहिए, है ना, नहीं लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैदा जो है गेहूं का छिलका को अलग कर कर क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। तो क्या करते हैं, तो मैदों से बनी हुई चीजें क्या होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। और विटामिन ए और सी ज्यादा ताप को नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है, जो विटामिन ए है, जो हमारा जो विटामिन ए, विटामिन ए
ठीक है, विटामिन ए और सी। विटामिन ए और सी क्या होता है, ज्यादा ताप जब हम देते हैं तब नष्ट हो जाता है। अतः विटामिन ए और सी वाले पदार्थ, जैसे कि ए और सी वाले पदार्थ कौन कौन से, जैसे नींबू है, टमाटर है, गाजर है, आंवला है, ठीक है, हरी मिर्च है, पपीता है आदि, क्या करना चाहिए हमें, पोषक तत्व, यानी हमें उसे कच्चा ही खाना चाहिए। जितना से जितना ज्यादा हो सके आप सलाद के रूप में इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चा ही इन सबको खाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होता है, पोषक तत्व क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। ठीक है, फिर और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, तो जब भी भोजन बनाते हैं या फिर जब आप खाते हैं तो इन सब बातों का आप पहले ध्यान रखिएगा। और उबालने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भोज्य पदार्थों को ढककर क्या करना चाहिए, ढककर पकाना चाहिए। इससे क्या होगा, ईंधन की बचत होगी और साथ ही साथ पोषक तत्व भी सुरक्षित रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज उबालते हैं तो बुरी तरह से पानी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग उबाल कर फिर वो पानी को कम करते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी पूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाता है और ऊपर से हमारा ईंधन की भी ज्यादा ज्यादा खर्च हो जाता है। तो उबालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर भाप द्वारा भोजन पकाना, ठीक है, किसके द्वारा, जैसे कि आपको पता है ना, स्टीम करके जो भोजन पकाते हैं, तो भाप के द्वारा क्या करना चाहिए, द्वारा भोजन, ठीक है, भोजन को पकाना चाहिए और पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने में जो सहायक होता है। प्रेशर कुकर का उपयोग पोषक तत्वों को बचाने के साथ साथ ऊर्जा की भी बचत है। फिर हमें भोजन को भाप के द्वारा ज्यादा पकाना चाहिए, और फिर क्या है, हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमें जो है प्रेशर कुकर का। आजकल आपने देखा होगा ना, हर जगह पर क्या है, प्रेशर कुकर, ठीक है, जिसमें बहुत सीटी की आवाज सब आती है। आप देखते होंगे आपकी मम्मी सुबह सुबह या हमेशा ज्यादा समय तक इसमें बनाते हैं खाना, प्रेशर कुकर में। तो आज जरा जाकर पूछिएगा, आप प्रेशर कुकर में क्यों बनाते हो, उसका क्या कारण है। ठीक है, तो क्या है, हमारी ईंधन की भी बचत होती है और पोषक तत्वों को बचाने के साथ बचाते भी है। ठीक है, फिर जो है भोज्य सामग्री को साफ सूखे बंद बर्तन में रखना चाहिए। यानी जो भी बचे हुए, जैसे कि आपने कभी चना का सब्जी बनाया, कुछ भी बनाया, जो दाल हो चाहे कोई भी सामान हो, उसे क्या करना चाहिए, सूखे हुए डब्बों में बंद करके रखना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। और विटामिन और खनिज सब्जियों के छिलके में क्या होता है, तो विटामिन और खनिज जो है सब्जियों के छिलके में भी होता है, अतः अति आवश्यक होने पर ही महीन छिलका उतार कर पकाना चाहिए। यानी कई ऐसे होते हैं, कई सब्जियां ऐसे होते हैं या कोई भी फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको छिलके के समेत ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें अगर ज्यादा आवश्यकता है तभी क्या करना चाहिए, बुरी तरह से उसका छिलका ना निकाल कर हल्का हल्का सा निकालना चाहिए। और सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, कब धोना चाहिए सब्जियों को, काटने से पहले। ठीक है, काटने से पहले क्या करना चाहिए, सब्जियों को धोना चाहिए। ठीक है, काटने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सब्जियों को धोना चाहिए, क्योंकि सब्जियां जो है काट कर धोने से क्या होता है, उनके पोषक तत्व जो है पानी में बह जाते हैं। और सब्जी, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, आप अपनी मम्मी से पूछिएगा कि आप कैसे बनाते हो, सब्जियों को पूरा काट कर फिर धोते हो कि उससे पहले धोते हो। तो जितने कई कई सब्जी ऐसे होंगे जिनको इस तरह से करना पड़ता होगा, लेकिन ज्यादातर क्या है, हमें सब्जियों को पहले धो देना चाहिए, उसके बाद ही उसे काटना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सारे पोषक तत्व हमारे नष्ट हो जाएंगे। सब्जी लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए, इससे क्या होगा, लोह तत्व सब्जी में मिल जाता है जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, तो हमारे जो खून की कमी सबको दूर करने में सहायक होता है। तो सब्जियां किस में पकाना चाहिए, लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए। ठीक है, लोहे की कढ़ाई में क्या पकाना चाहिए, सब्जियां पकाना चाहिए। ठीक है, और जो है, जो हम आपको पता है ना, जैसे कि बाजार में मिलने वाले तैयार खाद्य पदार्थ, जैसे कि आप नूडल्स आपको बहुत पसंद है ना, तो नूडल्स है, जैसे पिज्जा हुआ, मतलब कि जो जो फास्ट फूड आप खाते हो आदि क्या है,
आदि संरक्षित रखने के लिए मिलाए गए रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, उन सबको संरक्षित रखने के लिए बहुत समय से जो उसमें रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अतः हमें क्या करना चाहिए, रासायनिक पदार्थों से संरक्षित खाद्य पदार्थ का उपयोग कम से कम करना चाहिए। समझ में आया? अगर आपको ये सब बहुत टेस्टी लगता है तो क्या कीजिएगा, उसका कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। अब जो है भोजन, जो हम खराब भोजन एवं दूषित जल से देखते हैं कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। चलिए, अब अगला क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, खराब भोजन एवं खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोग। ठीक है। दूषित जल से होने वाले रोग चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो जो है भोजन जीवाणु अथवा कवकों के द्वारा खराब हो जाती है ना, हमने इसके बारे में चर्चा किया। तो खराब होने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उस भोजन को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भोजन क्या हो जाता है, विषैला है ना, काफी विष भर जाता है उसके अंदर, दूषित हो जाता है तथा हानिकारक हो जाता है। और दूषित भोजन ग्रहण करने से क्या होता है, जो है पाचन क्रिया, हमारा जो पाचन की जो क्रिया है वो क्या नहीं हो पाता, पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है। तो जो खराब भोजन को हम लोग जब खाते हो या दूषित भोजन जब खाते हो तो पाचन क्रिया में रुकावट आती है, ठीक से नहीं हो पाती है, और इससे विभिन्न प्रकार के रोगों की संभावना होती है। ठीक है। जीवाणु हमारे भोजन के साथ शरीर में क्या करते हैं, प्रविष्ट कर लेते हैं, यानी प्रवेश कर लेते हैं, और इस तरह से रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे भोजन खाने से क्या होता है, जो खराब भोजन खाने से कभी कभी हमारी मृत्यु तक हो सकती है ना, तो कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। और इन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग जो है बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हैजा। ठीक है। तो इन रोगों को आप लिख के रखिएगा, क्षय रोग, हैजा, क्षय रोग। फिर कौन कौन से रोग है, जैसे कि टीबी है ना, क्षय रोग यानी टीबी। फिर निमोनिया, निमोनिया, ये सारे रोग आपके किताब में दे रखा है, इन सबको आप क्या कीजिएगा, आप पढ़कर लिख लीजिएगा। ठीक है। टाइफॉइड। ठीक है। फिर क्या है, डिप्तेरिया यानी जो रोहिणी रोग है। फिर जो है आंत्रशोथ, फिर सूचक, पीलिया, प्लेग, काली खांसी, कोढ़ तथा टिटनेस आदि। तो यानी इतने सारे बीमारियां जो है हमारे खराब खाने को, भोजन को करने से जो है हमें हो जाता है। और जो कवक है, अब हमने बात किया था ना कवक का, कवक, कवक जो है हमारे भोजन को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कभी अचार में, मुरब्बे में, रोटी में, फल में, अनाज में आदि क्या हो जाता है, आदि कवक आकर क्या करता है, भोजन को नष्ट कर देता है। ठीक है। जिसमें से जो है भोजन को नष्ट कर देता है, राइजोब्स, मयूकर, है ना, और एस्परजिलिस आदि कवक जो है हमारे भोजन को खराब करते हैं और शरीर में प्रविष्ट होकर क्या करते हैं, बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो खराब भोजन के अलावा हमें क्या नहीं करना चाहिए, दूषित जल भी, है ना, दूषित जल भी क्या करते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, दूषित जल। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा पानी कैसा पीना चाहिए, उबाल कर, है ना। तो दूषित जल में भी अनेक विषाणु तथा जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रविष्ट होकर रोग पैदा कर देते हैं, जैसे कि हैजा है, टाइफॉइड है, पीलिया, है ना। ये सब क्या है, दूषित जल के प्रमुख बीमारी है। तो आप लिखोगे कौन कौन से जो है, जो खराब भोजन है ना, भोजन को खाने से कौन कौन सी बीमारियां होती है, और दूषित जल को खान पीने से कौन कौन सी बीमारियां हमें होती है, उन सब के बारे में आप क्या करोगे, आप लिख कर आओगे। ठीक है, कि कौन कौन से बीमारियों, कौन कौन से क्या क्या बीमारियां होती है। अब जो है हम बात करते हैं संचारित एवं असंचारी रोग। चलिए, अब अगला किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, संचारी
एवं असंचारी रोग। रोग, ठीक है। तो जो रोग है व्यक्ति के स्वास्थ्य में, तो रोग क्या है? रोग जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य की वो स्थिति है जिसमें हमें क्या होता है, जिसमें व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों का सामान्य रूप से संचालित नहीं हो पाता है ना। और व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के कष्ट अथवा कठिनाई का शिकार हो जाते हैं। जब हम स्वस्थ रहते हैं तब क्या होता है, हम लोग एकदम सही होते हैं। जब हमें रोग लग जाता है तब क्या होता है, हम काफी थकावट या हमारे शरीर में ऐसे ऐसे स्थितियां उत्पन्न होती है कि हम लोग जो है सब सारी चीजें यानी सही से कर नहीं पाते है ना, हमें काफी कष्ट होता है उस समय पर। और गंभीर रोगों की स्थिति में समय पर क्या होना चाहिए, समय पर समुचित उपचार ना होने से, अगर हमारे हमें कोई गंभीर रोग है और अगर हमने उसका समय पर उपचार नहीं किया तब क्या होगा, उपचार ना करने से जो है व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। और दूषित खान पान, अनियमित दिनचर्या, यानी हम लोग जो है ढंग से खाते नहीं है, पीते नहीं है, घूमते रहते हैं, है ना। और अब हमारे भोजन का ध्यान नहीं रखते, सेहत का ध्यान नहीं रखते, इन सब से क्या होता है, इन सब से जो है कभी कभी व्यक्ति में किसी एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यानी अगर हम ढंग से सारी चीजें खाएंगे नहीं तब क्या होगा, हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, पोषक तत्वों की। ठीक है, तो आप क्या ध्यान रखोगे, जब भी खाओ कैसा संतुलित आहार खाना चाहिए जिसमें सारे क्या है, सारे विटामिन मिनरल सभी है ना, सब हमें पोषक तत्व हमें जिन भोजन से मिला वैसे ही भोजन हमें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। तो पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और जिसके कारण व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। जैसे कि हरे सब्जी है ना, हरे साग सब्जी, आपकी मम्मी जब आपको सब्जियां सब देती है, हरे पत्तों की सब्जी, आप क्या करते हो, नहीं चाहिए है ना, आप खाते नहीं हो। लेकिन वो सब ना खाने से क्या होगा, शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता चला कितना इंपॉर्टेंट है, कितना फायदामंद है हमें ये सब। तो जो है वो सब हरे सब्जियां सब ना खाने से जो है हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे कि आंखों में क्या हो जाती है, विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होती है, हमें जो है आंखों में रतौंधी, ठीक है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है भोजन सही से क्या करना, संतुलित आहार हमें खाना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं जो संचारी रोग, ठीक है। संचारी रोग के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो है दूषित परिवेश में क्या होता है, दूषित परिवेश में कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, जो कि किसी भी माध्यम से, यानी हो सकता है मक्खी हो, है ना, या हो सकता है मच्छर हो, है ना, हो सकता है क्या हो, मक्खी हो सकता है मच्छर हो, या फिर वायु हो, जल हो। तो क्या होता है, यानी जब क्या होता है दूषित परिवेश में, जब हम दूषित परिवेश में रहते हैं तब किसी भी माध्यम से, मक्खियों के माध्यम से, मच्छर के माध्यम से, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से क्या होता है, ये सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर जो है क्या करते हैं, ये सारे जो है एक इन सभी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं और कई तरह के रोगों को जन्म देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, क्या होता है, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं तथा एक से दूसरे मनुष्य को, ठीक है, एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलता है, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। तो यानी जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक कैसा फैलते हैं, यानी छुआछूत, यानी क्या होता है, हवा के द्वारा, मक्खियों के द्वारा, मच्छरों के द्वारा, किसी भी
जरिए से क्या हो जाता है, ये फैल जाता है। ठीक है, ये फैल जाता है। तो ऐसे रोगों को, ठीक है, ऐसे रोगों को जो है क्या कहते हैं, संचारी रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हैजा है, चेचक है, टीबी है। ठीक है, ये सारे रोग। अब जो है असंचारी, यानी संचार करते हैं, इन सभी के माध्यम से इनका संचार होता है। तो हमने संचारी रोग के बारे में देखा। अब देखते हैं असंचारी रोग क्या है। अब जो है कुछ रोग शरीर में किसी ना किसी कमी की वजह से, किसी ना किसी कमी की वजह से, किसी न किसी खराबी होने के कारण होता है। जैसे कि कैल्शियम के कमी के कारण क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है ना। और शरीर में खून की कमी से क्या होता है, जब खून की कमी होती है तब एनीमिया रोग हो जाता है। ये रोग जो है क्या है, छुआछूत से एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। अगर एक को एनीमिया है तो ये जरूरी नहीं कि वो दूसरे व्यक्ति को फैले। ठीक है, क्योंकि ये कैसा रोग है, असंचारी रोग है। तो ये जो रोग है, जो छुआछूत के, यानी छुआछूत से एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, इन्हें हम क्या कहते हैं, असंचारी रोग। ठीक है, तथा ऐसे रोग जो छुआछूत या किसी भी माध्यम से, यानी जो हमने देखा जल, है ना, जल देखा, मच्छर देखा, मक्खी देखा, उन सभी माध्यमों से, यानी ये किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से, माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते। यानी जो किसी भी माध्यम से जो दूसरों तक, यानी जो एक व्यक्ति से, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से क्या होगा, दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जो एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति तक नहीं नहीं फैलते हैं। ठीक है, नहीं फैलाते हैं या नहीं फैलते हैं, नहीं फैलते, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम असंचारी रोग कहेंगे। नहीं फैलते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, असंचारी रोग कहेंगे। जैसे कि एलर्जी हुआ, या उच्च रक्तचाप, है ना, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, ये सब क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं। तो हमने इन सब के बारे में अभी संचारी और असंचारी रोग के बारे में हमने क्या किया, हमने अभी चर्चा किया। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, क्या देखते हैं, संक्रम है, संक्रामक को क्या है, संक्रामक रोग क्या है, इसके बारे में भी जरा चर्चा करते हैं। संक्रामक, संक्रामक रोग, संक्रामक रोग क्या है जरा देखते हैं। ठीक है, रोग, तो संचारी रोग ही क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग होते हैं जो संचारी, क्या होते हैं, जो संचारी रोग होते हैं। और ये क्या करते हैं, संक्रामक रोग रोगाणुओं या जीवाणुओं द्वारा स्वास्थ्य शरीर में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप होता है। और ये रोगाणु जो होते हैं स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करते हैं, अर्थात इसका संक्रमण किस प्रकार होता है, ये कैसा होता है, किसके जरिए, हमने बताया था आपको, वायु के जरिए, जल के जरिए, है ना, प्रत्यक्ष संपर्क के जरिए क्या होता है ये, या फिर रक्त के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अब जरा इसमें आपकी किताब में एक तालिका दे रखा है, तालिका 13.1। ठीक है, उस तालिका को जरा आप देखते हैं। अब ऐसा कीजिएगा, उस तालिका को जरा याद कर कर आप क्या कीजिएगा, लिख कर आइएगा। ठीक है, तब क्या होगा, आपको वो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप अपने किताब में देखिए, इसमें उतना क्लियर नहीं हो रहा है तो देखिए संक्रामक रोग कौन कौन से हैं। चलिए,
इसमें जो है सबसे पहला जो दे रखा है, सबसे पहला क्या दे रखा है? जुकाम, है ना। जुकाम जो है किसके जरिए, रोगाणु क्या है इसके? राइनो वायरस। और ये कैसा फैलता है? फैलने का माध्यम क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, है ना। जैसे कि आप किसी के बैठे हो, आपके फ्रेंड्स या कोई भी साथ बैठा, आपने छींक दिया तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा उन तक भी ये फैल जाता है। ठीक है। और जो है इनके लक्षण क्या क्या है? आंख में पानी आना, है ना। क्या होता है जब जुकाम होता है? आपको जरा सोचिए। आंख से पानी गिरता है, नाक से तरल पदार्थ बहता है ना। और बचाव के उपाय क्या है? बचाए जो हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं? जल की कमी से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। ठीक है। जल की कमी से बचना चाहिए। अब जो है, तो यानी हमें जल क्या नहीं करना चाहिए? हमने हमारे शरीर में कम नहीं होना चाहिए। अब जो है चेचक, अगला देखिए, चेचक है। चेचक जो है किसके द्वारा फैलता है? वायरियोला वायरस की वजह से। ठीक है, देख रहे हो ना। वेरियोला वायरस की वजह से होता है, वायु के द्वारा होता है ये फैलने का माध्यम। और क्या लक्षण है इसका? इसका लक्षण जो है, जो हमारे सिर व कमर में दर्द होता है, शरीर पर लाल रंग के दाने निकलता है। ठीक है, क्या होता है? शरीर पे लाल रंग के दाने निकलते हैं। और इससे फिर क्या होता है? कैसे हम लोग बचाव करते हैं? चेचक का टीका अवश्य लगाना चाहिए, है ना। कौन सा टीका लगाना चाहिए? चेचक का टीका लगाना चाहिए। रोगी को अलग रखना चाहिए। रोगी के बिस्तर पर नीम की पत्तियां रखनी चाहिए। अब अगला देखिए, तीसरा कौन सा है? तीसरा जो बीमारी है वो है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तीसरा बीमारी कौन सा है? इन्फ्लुएंजा। अब जो है इन्फ्लुएंजा जो है किसके द्वारा, कौन सा रोगाणु है? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है। ठीक है, किसके द्वारा होती है? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है। और फैलने का माध्यम क्या है? वायु के द्वारा फैलती है। ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है? कफ, चक्कर आना, ठंड के साथ बुखार होना, त्वचा का नीला पड़ना, मांसपेशियों में दर्द होना, है ना, सांस फूलना आदि है इस रोग के जो लक्षण है। ठीक है, इस रोग के लक्षण ये सब है। फिर जो है हम लोग इसके बचाव के उपाय क्या क्या है? बचाव के उपाय क्या क्या है? ठंडा एवं बासी खाने से क्या करना चाहिए? हमें परहेज करना चाहिए। फिर क्या है? गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है। अब चौथा देखिए, चौथा है पोलियो। क्या है? पोलियो। ये पोलियो जो है इसका रोगाणु कौन सा है? पोलियो वायरस। और इसमें किसके द्वारा होता है? इसमें जो जो है भोजन एवं जल द्वारा। ठीक है, भोजन एवं जल द्वारा। और इसके जो है वायरस है, ये कौन सा है? वाहक जो है मक्खियां हैं। और सिर दर्द, कमर दर्द, हड्डियों एवं जोड़ों में दर्द, अंकघात सभी होता है। और जो पोलियो का टीका अवश्य लगाए। और रोगी के मल को खुले ना छोड़े, यानी खुले में नहीं करना चाहिए, इतना हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। फिर जो है देखिए, अब अगला देखते हैं। अगला है मलेरिया। अगला क्या है? मलेरिया। मलेरिया जो है किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोमिडियम। ठीक है, प्लाज्मोमिडियम मादा मच्छर यानी एनाफिलिस के द्वारा ये होता है। तो मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा क्या होता है? फैलने का माध्यम। इसमें क्या होता है? तीव्र ज्वर आता है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, कपकपी लगी रहती है। तो हमें कैसा बचना चाहिए? मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। और कीटनाशकों का हमें क्या करना चाहिए? इसमें छिड़काव करना चाहिए। अब जो है अगला जो रोग है, जो छठा रोग जो दे रखा है, वो देखिए कौन सा है? अगला रोग देखते हैं हम लोग कौन सा है। अगला जो रोग दे रखा है वो है, चलिए देखते हैं जरा कौन सा रोग है। तो इन सबको क्या कीजिएगा? रोग और उसके लक्षण को आप सही से पढ़कर आइएगा। ठीक है। तो अगला रोग जो है ये है डेंगू। ठीक है, डेंगू फीवर डेंगू वायरस के द्वारा होता है। और जो है ये क्या है? एडिज। ठीक है, एडिज इच्टी मच्छर से होता है। उसके बाद जो है इसमें क्या होता है? इसमें जो है ठंड लगने के बाद तेज बुखार होता है, यानी 5 से 7 दिनों तक तेज बुखार होता है। सिर दर्द होता है,
मांसपेशियां, सिर में मांसपेशियों, जोड़ों में क्या होता है, दर्द होता है। चेहरे, गर्दन और छाती पर गुलाबी रंग के चकत्ते निकल आते हैं। और इससे कैसे बचाव करना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनकर जिससे शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ढका रखे, ठीक है। मच्छरदानी का प्रयोग करें। घरों में बर्तनों एवं कूलरों में क्या नहीं होना चाहिए, पानी को इकट्ठा नहीं करने चाहिए। खून की जांच करवाना चाहिए और तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है चिकनगुनिया, ठीक है, क्या है, चिकनगुनिया। ये जो है कौन से वायरस से होती है, ये जो है अब्रो वायरस से होती है। और ये जो है इसमें क्या है, इसमें कि किस तरह से, अगला क्या बताया था हमने, फैलने का माध्यम, है ना। तो ये क्या होता है, इस फैलने का जो माध्यम है, ये जो है एडिज इजिप्टी मच्छर के वजह से, देखो एक एक नाम देख रहे हो ना, तो इसकी वजह से ये होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है ठंड लगना, बुखार आना, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द होना, त्वचा पर लाल दाने या चिकते, कमजोरी, ठीक है। और इसमें भी हमें इसी तरह से क्या करना चाहिए, जो मच्छरदानी सभी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी क्या है, आप इन सबको ठीक से देखोगे। अगला है पेचिस। पेचिस जो है कैसा होता है, पेचिस जो है एंड अमीबा यानी हिस्टोलिटिका बैसिलस जीवाणु के द्वारा होती है। और भोजन द्वारा यानी भोजन जल के द्वारा होती है, वाहक कौन है, मक्खियां, ठीक है। बार बार दस्त होना, पेट में ऐंठन, कमजोरी लगना तथा मल का निकलना, ये सब इसके लक्षण है। और इसमें हमें क्या करना चाहिए, पानी को जो है उबाल कर पीना चाहिए, भोज्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, खुले भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तालिका आप स्वयं पढ़कर क्या करोगे, इन सबको आप लिखोगे। अब प्लेग देख रहे हो, प्लेग जो है, प्लेग क्या है, ये पेस्टिस जीवाणु द्वारा होते हैं और पिशुओं एवं चूहों के माध्यम से ये होता है, ठीक है। पिशुओं एवं चूहों के माध्यम से इसमें क्या होता है, अति तीव्र ज्वर, ज्वर आता है यानी बुखार आता है, आंखें लाल होकर अंदर धस जाती है, जागों से जो है गिल्टियां निकल आती है। तो इसके लक्षण दिखने पर हमें क्या चाहिए, तुरंत इलाज करना चाहिए। और चूहों को जहां तक हो सके क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, है ना। चूहों को किस तरफ से भी चूहेदानी सब लगाकर पकड़ना चाहिए, प्लेग का टीका करना चाहिए। उसके बाद जो है अगला, अगला हम देखते हैं कौन सा है। चलिए अगला जो है 10वां जो है कौन सा दे रखा है, जरा आप देखिए। इसमें जो है अतिसार, ठीक है, यानी डायरिया। इसमें विषाणु जीवाणु यानी पैरासाइट से होता है। दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से ये फैलता है। इसी में भी क्या होता है लक्षण, निरंतर दस्त निकलना, मल के साथ रक्त का स्राव, जल की कमी, पतले मल का स्राव, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए, पानी, चीनी, नमक का घोल, है ना, आदि क्या है देना चाहिए। और चिकित्सक से उपचार करवाना चाहिए। फिर हैजा, हैजा जो है विब्रियो यानी विब्रियो कैलोरी जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है, दूषित जल के माध्यम से होता है। और इसमें भी क्या होता है, सफेद पतला दस्त होता है, हमें शारीरिक दुर्बलता आती है, शरीर में ऐंठन होती है, बदन दर्द होता है। तो इसमें भी हमें इसी तरह से क्या करना चाहिए, नमक चीनी का घोल देना चाहिए, हेजे के टीके लगवाना चाहिए, ठीक है। अब जो है अगला जो देख रहे हो, जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है एक्यूट यानी जो है जापानी मस्तिष्क रोग है अगला, ठीक है। इसको इसमें भी क्या करना चाहिए, इसमें भी हमें जो है इंसेफाइलिटिस यानी सिंड्रोम है ये, यानी एक्यूट क्या है, एक्यूट एक्यूट, ठीक है। इसमें क्या है, एक्यूट इंसेफाइलिटिस सिंड्रोम है, जो जो विषाणु या जीवाणु, कवक, इन सब की वजह से क्या होते हैं, इन सब की वजह से साइप्रोकीटस सबकी वजह से होती है। इस ये मेनली क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी से होती है। मच्छर, है ना, मच्छर पानी सभी के माध्यम से फैलता है। तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन, ये सब होता है। तो इसमें भी आपको देखना है कि किस किस का उपयोग करना चाहिए, ये आप स्वयं देखोगे, ठीक है। और पानी जो है हमें क्या है, पानी जो है क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें। बीमारी होने से अच्छे चिकित्सक से इलाज करवाना, तो यानी टीकाकरण सब करवाना चाहिए। फिर हमने आखिर में जो भी बहुत ही खतरनाक बीमारी देखा, जो अभी के इसमें हमने देखा, कोविड-19, है ना, कोरोना वायरस है। और रोगी से संपर्क यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों से हो सकता है। और बुखार, सूजी, सांस से यानी सूखी खांसी आना,
छींक आना, थकान लगना, सांस लेने में तकलीफ, गंध महसूस ना होना, तो फिर इसमें क्या क्या करना चाहिए? गर्म पानी का गरगरा यानी गरारा करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। हाथ में साबुन व सैनिटाइजर से बार बार धोना चाहिए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए और शारीरिक दूरी बनाए रखना। बीमार होने पर क्या है, चिकित्सक का इलाज करवाना चाहिए। तो महामारी है ना, ये सारे महामारी क्या है, जो हमने देखा कि कुछ संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा और समझा है ना। जो संक्रामक रोग है, वायु, जल आदि के संपर्क से रोगी को होता है। और कैसा है, वायु जल आदि के संपर्क से स्वस्थ रोगी से जो है कैसे रोगी को पहुंच जाता है, एक जो रोगी यानी पीड़ित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति को पहुंच जाता है। या फिर अपने शहर से किसी दूसरे शहर या दूसरे देश में चला जाए तो वहां पर भी वो फैल जाता है। ठीक है, ये जो है वायु, जल, भोजन, जन संपर्क के माध्यम से स्वस्थ व्यक्तियों में पहुंच जाता है। तो इस तरह के जो संक्रामक रोग है, इसका प्रसार जो है क्या है, बढ़ता ही जाता है। यदि समय रहते हमें क्या करना चाहिए, बचाव के उपाय अगर हमने नहीं किया तो स्थिति कैसा है, अति अत्यंत भयानक हो सकता है। जैसे हमने कोरोना देखा है ना, महामारी, जिससे क्या है बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। और महामारी रोकने के लिए बड़े बड़े स्तर पर हमें क्या करने चाहिए, रोकने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जो प्लेग, जो सबसे पुरानी जो महामारियों में से एक है, इस महामारी ने भारत के लाखों लोगों मर गए है ना। जो प्लेग रोग जो है, वो जो है उससे लाखों लोग मरे हैं। और जो भारत में जो 2009 क्या हुआ, 10 में जो 2009-10 में जो H1N1 इन्फ्लुएंजा का सबसे बुरा प्रकोप आया है ना, जब बीमारी में क्या हुआ, यानी 27,000 से भी क्या है ज्यादा लोग जो है, 2,700 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और करीब जो है 50,000 लोग इसमें से क्या है, इसमें प्रभावित हुए। ठीक है, तो जो है जो स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाने वाला H1N1 जो इन्फ्लुएंजा रोग है, एक बेहद संक्रामक रोग है जो बहुत तेजी से फैलता है। और 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे क्या घोषित किया गया, महामारी घोषित किया गया। और कोविड-19 है ना, क्या है, एक विषाणु जनित रोग है जो जो हमारे क्या हुआ, जो 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित किया। तो हमने देखा कि कितने सारे महामारियां है ना। तो आप क्या करोगे, इस तालिका को आप जरा अच्छे से लिखकर आओगे, और कौन कौन सी बीमारी है, किस किस से बचने का क्या क्या उपाय है, इन सब के बारे में आप पढ़कर आओगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से हम जो है संचारी रोग को संक्रामक रोग भी कहते हैं, और संक्रामक रोगों के रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग निसंक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़कर आओगे और सारी बातों को लिख कर आओगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।